अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज की क्लास से हम लोग इंशाल्लाह यूनिटी के पास पेपर को सॉल्व करेंगे कि वो सवाल जो आपसे यूनिटी के अंदर पूछे गए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1। अ ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। इट whistles and the frequency of the whistle is 5000 hertz. The frequency of the whistle which driver of the train listen is। अब देखो, हमारे पास सिचुएशन ये होता है कि हमारे पास जो डॉपलर इफेक्ट होता है ना, हमारे पास जो डॉपलर इफेक्ट है, वो हमारे पास सारा का सारा जो खेल है ना, उसका वो रिलेटिव मोशन का है। डॉपलर इफेक्ट का सारा जो खेल है हमारे पास, वो रिलेटिव मोशन का है। अब देखो, रिलेटिव मोशन से हमारे पास मुराद ये होती है कि हम किसी भी एक बॉडी के रिस्पेक्ट से किसी दूसरी बॉडी का जो मोशन है, उसको हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं। तो इसे बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का हमारे पास बेसिकली जो वर्ड आया है ना, वो हमारे पास आया है जो है रिलेट से। और रिलेट का मतलब हमारे पास होता है कि किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ मिलाना। तो रिलेटिव मोशन से बेसिकली मुराद ये होती है किसी एक बॉडी के मोशन से किसी दूसरे बॉडी के मोशन को रिलेट किया जा रहा है। एक बॉडी के मोशन से किसी दूसरे बॉडी के मोशन का जो है पता लगाया जा रहा है, उसे बेसिकली हम लोग कह रहे होंगे रिलेटिव मोशन। डॉपलर इफेक्ट में हमारे पास सारा का सारा जो खेल होता है वो रिलेटिव मोशन का ही होता है। और उसके लिए हमारे पास जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, वो बन जाता है एफ डैश इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। एक तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर लोगे तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा एफ डैश इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट वी माइनस वी एस अपॉन वी प्लस वी नॉट। ये दो हमारे पास जो फॉर्मुलेस होते हैं, और ये दोनों के दोनों जो फॉर्मुलेस हैं, इनका ताल्लुक हमारे पास रिलेटिव मोशन से। वी हमारे पास जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है, वी नॉट हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, वी एस हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, और एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी का गिवन है। तो अगर हमारे पास जो ट्रेन के डब्बे के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, और अगर ड्राइवर जो है अगर वो सायरन बजा रहा है, अगर ड्राइवर जो है अगर वो हॉर्न को बजा रहा है, ओके, तो हमारे पास जो ड्राइवर है वो उतनी ही फ्रीक्वेंसी को जो है वो सुनेगा। क्योंकि हमारे पास सिचुएशन ये होती है कि अगर मेरे पास कोई कार है, ठीक है, और अगर कार के अंदर मेरे पास जो है वो कोई एक अदद राइडर बैठा हुआ है। ये कार है और ये कार का हमारे पास जो है वो राइडर है। तो अगर कार हमारे पास मूव हो रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर कार हमारे पास जो है मूव हो रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हमारे पास जो ड्राइवर है उसकी भी वेलोसिटी हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर होगी। तो अगर हमारे पास जो ट्रेन है उसका सायरन अगर हमारे पास 5000 हर्ट्ज है, तो हमारे पास सिचुएशन ये है कि जो हमारे पास ड्राइवर है, ठीक है, वो भी हमारे पास जो है 5000 हर्ट्ज सुन रहा होगा। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर होना चाहिए था, वो बेसिकली हमारे पास 5000 हर्ट्ज होना चाहिए था। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो नन है, वो बेसिकली हमारे पास जो है इसका राइट आंसर। Question number 2. Density of oxygen is about 16 times of hydrogen. Therefore, if speed of hydrogen is x, then speed of oxygen will be। अब हमारे पास जो फॉर्मूला आता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, वो हमारे पास होता है V इक्वल्स टू अंडर रूट 3 RT/m। ये बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है। तो वेलोसिटी का मेरे पास जो रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर मास के साथ, एक तो वो इनवर्स है, उल्टा हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर भी है। तो मैं यहाँ से अपना जो है वो एक अदर फॉर्मूला बना लेता हूँ। वो बन जाएगा मेरे पास Vn/V2 इक्वल्स टू अंडर रूट M2/M1। अब मैं जो V1 है वो मैं हाइड्रोजन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो हाइड्रोजन की जो वेलोसिटी है मुझे उसको पता लगाना है। मैं जो हूँ V1 हाइड्रोजन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन की वेलोसिटी को पता लगाना है। आप चाहो तो आप जो हो वो V2 सेलेक्ट कर लो हाइड्रोजन को, ओके, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा V हाइड्रोजन अपॉन V ऑक्सीजन इक्वल्स टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास होता है ऑक्सीजन का, वो बेसिकली हमारे पास होता है 16, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन का बेसिकली हमारे पास होता है वो होता है 1। ओके, तो बेसिकली आपके पास ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू अंडर रूट 16। ओके, और अगर 16 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो आपके पास बन जाएगा 4। तो इस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन को आप वहां ले जाओ, तो आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास हाइड्रोजन के मुकाबले में जो हमारे पास ऑक्सीजन है, उसकी हमारे पास जो स्पीड होगी वो 4 टाइम्स हमारे पास जो है वो ज्यादा होगी। इसका ये बताने का मतलब हमारे पास जो है वो ये। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन
की वेलोसिटी है, ठीक है, उससे हमारे पास 4 गुना ज्यादा हाइड्रोजन की वेलोसिटी आएगी। सो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज अबाउट 16 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर इफ स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज x, देन स्पीड ऑफ ऑक्सीजन विल बी। अब हमारे पास जो ऑक्सीजन की स्पीड है वो हमारे पास हाइड्रोजन के मुकाबले में 4 टाइम्स कम आएगी। ओके, तो अगर आप मुझे ऑक्सीजन की स्पीड पता लगानी है तो मैं इस 4 को नीचे भेज देता हूँ। ये हो जाएगा मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय, यानी कि वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन को अगर मैं 4 से डिवाइड कर लूंगा तो मेरे पास जो है वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। तो मेरे पास जो ऑक्सीजन की स्पीड होगी वो मेरे पास 4 टाइम्स कम होगी हाइड्रोजन की स्पीड से, यानी कि मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा लेस देन एक्स। क्वेश्चन नंबर 3, a transmitter radiates 3 microwatt at 6.63 millimeter wavelength. The number of photons emitted per second will be। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं उसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास एनर्जी से निकलता है, जो कि मैक्स प्लैंक से निकलता है। वो हमारे पास होता है E इक्वल्स टू एन एच म्यू। बहुत सारे बोर्ड की बुक्स में और बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको E इक्वल्स टू एच म्यू करके पढ़ाते हैं, जो कि इसका राइट कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास इसका राइट कॉन्सेप्ट जो है वो E इक्वल्स टू एन एच म्यू। ओके, तो आप क्या करो, ये जो एन है नंबर ऑफ फोटॉन्स है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो ये बन जाएगा हमारे पास E इक्वल्स टू एन एच सी अपॉन लेमडा। आप यहाँ से जो एन है उसकी वैल्यू अलग कर लो क्योंकि हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ही चाहिए। तो बन जाएगा हमारे पास एन इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई बाय लेमडा अपॉन एच सी। ये हमारे पास जो है फॉर्मूला बन गया। अब हमें ई चाहिए। ई का फॉर्मूला हमारे पास होता है पी इक्वल्स टू ई अपॉन टी। ये मेरे पास जो है वो ई का फॉर्मूला है। अब मुझे जो पावर गिवन है वो मुझे गिवन की हुई है 30 माइक्रोवॉट। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब देखो मुझे जो टाइम गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो ये कि मुझे जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पता लगाने हैं एमिटेड पर सेकंड के लिए। पर सेकंड का मतलब है कि मेरे पास 1 सेकंड की बात हो रही है, तो मुझे टाइम जो गिवन है मुझे यहाँ पे 1 सेकंड गिवन है, तो मेरे पास यहाँ पे ई आ जाएगा। तो ई की वैल्यू मेरे पास आ रही है ई इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 और मेरे पास यहाँ पे आ गया जूल। ये मेरे पास जो है वो एनर्जी की वैल्यू है। अब मैं इस एनर्जी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लूंगा और मेरे पास सारी वैल्यूज गिवन है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। मेरे पास जो वेवलेंथ है वो है 6.63 मल्टीप्लाई बाय मिलीमीटर। अब 1 मिली 10 की पावर -3 मीटर के बराबर होता है, तो ये आ गया मेरे पास 10 की पावर -3 अपॉन आपके पास जो एच होता है वो होता है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34। और हमारे पास जो सी होता है वो होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अब हमारे पास जो 6.63 है, 6.63 वो कर देगा उसको कैंसिल, और 3 वन जा 3 एंड 3 10 आपके पास होता है 30। तो ये हो गया आपके पास। तो एन इक्वल्स टू आपके पास बचेगा 10। अब आपके पास ये 10 की पावर -6 में आपके पास 10 की पावर -6 में 10 की पावर -3 ऐड होगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 10 की पावर -9। तो ये हो गया आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। अब 10 की पावर -34 में आपके पास जो है वो प्लस का 8 ऐड होगा, तो वो आपके पास बन जाएगा -का 26। तो ये हो गया आपके पास 10 की पावर -का 26। ओके, सो ना अब इस 10 की पावर -का 26 से आपके पास नीचे जब ये ऊपर जाएगा तो ये आपके पास नेगेटिव बन जाएगा और पॉजिटिव बन जाएगा, तो वो ऊपर जाएगा बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +का 26। अब जब 10 की पावर -9 में अब जब 10 की पावर-9 में आपके पास जो है वो 10 की पावर+का 26 ऐड होंगे, तो वो आपके पास आंसर आएगा 10 की पावर 17। आपके पास आंसर आएगा दैट इज 10 की पावर 17। तो यानी कि आपके पास आंसर बचेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17। अब जहाँ बेसिस सेम होती है वहाँ जो पावर जहाँ बेसिस सेम होती हैं वहां पे आपके पास जो पावर्स होती हैं वो आपके पास हो जाती हैं एड्स। तो जब 10 की पावर 17 में 10 की पावर 18 ऐड होगा तो आपके पास बन जाएगा 10 की पावर 1 जब ऐड होगा तो आपके पास बन जाएगा 10 की पावर 18। तो आपके पास जो इसका राइट आंसर और होगा वो कितना होगा, आपके पास का राइट आंसर होगा 10 की पावर 18। तो आपके पास जो नंबर ऑफ फोटॉन जो एमिट होंगे वो आपके पास होंगे 10 की पावर 18, विच इज ऑप्शन नंबर सी आपके पास जो है इसका राइट आंसर। Now, question number 4. Which of the following graph represent the variation of particle movement and the momentum and the associated de Broglie wavelength? अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारे पास ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी जो वेव थी अगर वो बिहेव कर रही थी एज अ पार्टिकल, तो हमारे पास जो पार्टिकल है उसको भी चाहिए कि वो बिहेव करे एज अ वेव। और उसके लिए उसने हमारे पास इक्वेशन दी दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। और यहाँ से हमने वाली बात पता लगाई थी कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी होता है। तो हमारे पास जितना ज्यादा बॉडी की वेलोसिटी होगी, ठीक है, उतनी ही कम हमारे पास वेवलेंथ आएगी, तो उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। और जितनी कम हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी होगी जितनी कम हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी होगी
उतना ही ज्यादा हमारे पास वेवलेंथ आएगी। तो हम उसको भी मेजर नहीं कर सकते। तभी हम लोग जो बॉडी की वेलोसिटी वो मॉडरेट रखते हैं। और कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे जो बॉडी की वेलोसिटी है वो 3 × 10⁸ हो गई, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गई। ओके, क्योंकि वो बेसिकली जो है इस कॉन्सेप्ट को फिर वो खराब कर देगी आपके पास। ठीक है, तो आपके पास वेवलेंथ और आपके पास जो मोमेंटम है उसका हमारे पास एक ग्राफ बनता है। ठीक है, अब आपको ये वाली बात वाज़ेह नजर आ रही है कि वेवलेंथ और मोमेंटम का हमारे पास जो रिलेशन है वो है हमारे पास इनवर्स। अब हमारे पास जब भी इनवर्स रिलेशन होता है ना तो हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो हाइपरबोला बनता है, विच इज ऑप्शन नंबर डी आपके पास जो है वो इसका राइट आंसर है। जब भी हमारे पास इनवर्स रिलेशन होगा तो वेवलेंथ और मोमेंटम का हमारे पास जो ग्राफ होगा वो बेसिकली आपके पास जो है वो हाइपरबोला होता है। ठीक है, जब भी इनवर्स रिलेशन होगा। सिमिलरली बॉयस लॉ को भी आपके पास इनवर्स रिलेशन है तो आपके पास ग्राफ क्या बन रहा है, आपके पास जो ग्राफ बन रहा है वो आपके पास हाइपरबोला बन रहा है। आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर का चार्ल्स लॉ के अंदर जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपके पास जो ग्राफ बन रहा है वो आपके पास क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। जितनी भी आपके पास डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं या जितनी भी आपके पास जो है वो लीनियर रिलेशंस होते हैं। ओके, लीनियर रिलेशन से मुराद है कि आपके पास अगर एक की वैल्यू बढ़ाओगे तो आपके पास जो दूसरी वैल्यू है वो भी आपके पास ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जितनी भी लीनियर रिलेशन या जितनी भी डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं उनका ग्राफ आपके पास जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बन रहा होता है। Question number 5. A source initially contained a not nuclei of radioactive nuclide. How many of how many of three nuclei have decayed after a time interval of three half lives? यानी कि आपके पास जो है वो कितने जो है वो न्यूक्लियाई रिमेनिंग बच जाएंगे अगर आपके पास जो न्यूक्लियाई हैं अगर वो आपके पास उन्होंने अपनी 3 हाफ लाइफ गुजार ली। अब देखो हाफ लाइफ से मुराद क्या है, हाफ लाइफ से मुराद है कि आपके पास हाफ लाइफ का हाफ हो रहा है। अब कोई भी आपके पास जो है कोई भी एटम है अगर उसके अंदर सर्टेन अमाउंट है, मान लो 500 ग्राम है, 200 ग्राम है, 1000 ग्राम है, कोई भी सर्टेन अमाउंट है, तो हाफ लाइफ ये कहती है कि आपके पास जैसे ही आधा इसकी जिंदगी गुजरेगी ना तो ये अपनी इनिशियल वैल्यू का आधा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, मान लो यूरेनियम है। ठीक है, उसकी आपके पास जो हाफ लाइफ है मिसाल के तौर पे आ रही है 500 ग्राम। अब हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे ही इस यूरेनियम की आधी जिंदगी गुजरेगी ये अपनी जो अमाउंट थी इसकी ये उसका आधा हो जाएगा। अभी अभी 500 ग्राम है तो ये आपके पास जो है वो 250 ग्राम हो जाएगा। फिर और आधी जिंदगी गुजरेगी तो ये अपनी और आधी वैल्यू का भी आधा हो जाएगा। अभी ये 250 ग्राम था, अभी ये बेसिकली आके पास जाएगा 125 ग्राम। फिर और जिंदगी गुजरेगी, फिर ये 125 ग्राम का भी आधा हो जाएगा, मान लो ये 62.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली आके वो हो जाएगा और ये बेसिकली आके वो कॉन्सेप्ट कहलाता है हाफ लाइफ का। अब इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होता है जो हम एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं वो बेसिकली हमारे पास होता है n = n0 अपॉन 2 की पावर n। ये हमारे पास जो है वो इसका एक अदद फॉर्मूला है। अब ये जो एन है इसके बहुत सारे हमारे पास नाम है, इसको हम लोग नंबर ऑफ हाफ लाइफ भी कहते हैं। अब इसे हम लोग जो है वो हाफ लाइफ भी कहते हैं। ओके, जो मेरी पिछली वीडियो थी जो कि अभी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड की है, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। ओके, देन इंशाल्लाह जो है वो आप उसमें भी क्लियर हो जाओगे इस चीज के हवाले से। सो अब आपके पास जो एन है वो आपके पास 3 है तो हो जाएगा आपके पास n = n0 अपॉन 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है कि आपके पास जो है बन रहा है n0/8। यानी कि जब हमारे पास कोई भी सर्टेन एलिमेंट जो है जब वो अपनी 3 हाफ लाइफ गुजारेगा तो वो बेचारा अपनी पिछली वैल्यू का 1/8 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात कह रही है, ये वाली बात ये फॉर्मूला बता रहा है। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। वो आपसे कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि कितने आपके पास जो न्यूक्लियाई है वो रिमेनिंग है। अभी तो आपके पास निकल चुके हैं, बचे कितने आपके पास। ठीक है, ये वाली चीज वो आपसे पूछ रहे हैं। अब देखो कोई भी जो चीज होती है ना वो आपके पास 1% होती है, कोई भी चीज आपके पास 1 होती है, सॉरी, या फिर कोई भी चीज जो होती है वो आपके पास 100% होती है। तो बचे कितने उसको निकालने के लिए हमने जो है वो 1 को माइनस करना होगा इस n0/8 से। यानी कि आप जो हो वो माइनस कर दो 1 को 1/8 से तो आपके पास बन जाएगा 1 माइनस का 1/8। अब इसका एलसीएम ले लो, आपके पास आ जाएगा नीचे से नीचे मल्टीप्लाई एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 और 8 माइनस का 1, ये हो गया आपके पास 7/8। यानी कि आपके पास जो बच गए ना वो 7/8 एंड नॉट जो थे वो आपके पास बच गए और आपके पास 1/8 जो है बेचारे उसमें से जा चुके हैं। ओके, ये वाली बात हमें वाली बात बता रहा है। तो आपके पास जो 7 and 0/8 है ये आपके पास जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विल बिकम। देखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बेसिकली आपके पास ना एक अदर स्केलर क्वांटिटी जिसे हम लोग वोल्ट के नाम से भी यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बेसिकली जो है वो आपको वाली बात बताता है कि आपके पास कोई भी अगर पर यूनिट
चार्ज के ऊपर वर्क डन होगा ना आपके पास अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो वो स्टोर हो जाएगा बेसिकली उसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में। इसी हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कह रहे होते हैं, यूजुअली इसको इस तरीके से पढ़ाया जाता है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का एक फॉर्मूला है, वो हमारे पास होता है डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा ई डॉट डेल्टा आर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा, तो वेक्टोरियल फॉर्म भी आपके पास आती है ऐसे। अब देखो इसमें हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी सॉरी कैन बी डिफाइंड एज द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ ग्रेडियंट। अब इतनी बार पढ़ाते हैं एंड मूव ऑन हो जाते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ना एक वर्ड आ रहा है, इससे हम लोग कह रहे होंगे ग्रेडियंट। देखो ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट बेसिकली आपके पास होता है कि कोई भी स्केलर फील्ड में आपके पास कोई भी स्केलर फील्ड है, मान लो आपके पास रूम में रमजान है, एसी चल रहा है, ओके, और आपने एसी को ऑन किया हुआ है, तो आपके पास जो एसी है रूम को ठंडा कर देगा। अब अगर आप हर एक पॉइंट का टेम्परेचर मेजर करो, आप जो है वो बेड के नीचे का करो, आप जो है वो एसी के सामने का करो, आप कमरे में हर एक पॉइंट का टेम्परेचर मेजर करो, अब हर एक पॉइंट का टेम्परेचर दूसरे टेम्परेचर से क्या होगा, डिफरेंट आ रहा होगा। ओके, यानी कि उनकी वैल्यूज आपके पास डिफरेंट आ रही होगी। अब ये आपके पास स्केलर फील्ड है, टेम्परेचर आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, अब ये आपके पास स्केलर फील्ड है। ओके, अब स्केलर फील्ड में हर एक पॉइंट की वैल्यू का दूसरे पॉइंट की वैल्यू से चेंज होना, जो कि इस केस के ना टेम्परेचर हो रहा था, हर एक पॉइंट की वैल्यू का दूसरे पॉइंट की वैल्यू से चेंज होना, ये कहलाता है ग्रेडियंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में क्या होता है, आपके पास मान लो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, आपके पास ये चार्ज है, ठीक है, और ये चार्ज अपनी विसिनिटी में एक अदर इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा है। ठीक है, अब ये जो विसिनिटी में एक अदर इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा है, इसकी जो हमारे पास वैल्यू होगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की, वो अलग अलग होगी। यहाँ पे अलग होगी, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे अलग होगी, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे अलग होगी, सी पॉइंट है, यहाँ पे अलग होगी, डी पॉइंट है, यहाँ पे अलग होगी, ई पॉइंट है। अब देखो आपके पास वैल्यू हर एक पॉइंट की अलग अलग है, तो इससे हम लोग कहेंगे कि बेसिकली आपके पास ये पोटेंशियल का ग्रेडियंट है। ओके, क्योंकि हर एक पॉइंट की वैल्यू अलग अलग है आपके पास। ओके, और नेगेटिव क्यों कह रहे हैं, नेगेटिव बेसिकली इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आपके पास जो सोर्स चार्ज है उससे आप दूर जा रहे हो। ओके, तो उसकी अगेंस्ट दी फील्ड में जा रहे हो, तो आपके पास यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आया है, वो बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के एंटी पैरेलल होने की वजह से आया है। तो ये बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्ट होता है। तो ये भी हम लोग कह रहे होते हैं कि आप जब सोर्स चार्ज से दूर जाते रहते हो, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल है उसके अंदर कमी आती है। दैट इज द रीजन। क्वेश्चन नंबर 7। In an experiment, the length of the steel rod is to measure for this purpose of a point of two different devices in labs. Device A can measure a length with an absolute uncertainty of 0.5 centimeter, while device B can make the same measurement with an absolute uncertainty of 0.05 centimeter. For precise movement, the student should। अब देखो यहाँ पे आपके पास दो वर्ड आ रहे हैं, एक हमें कहा रहा है कि आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया। आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के वर्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे। देखो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ना आपके पास लीस्ट काउंट होता है। ये लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट बेसिकली आपके पास होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो छोटी सी छोटी वैल्यू जो कि वो बआसानी मेजर कर सकता है। आप ऐसे कर सकते हो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की यूनिकनेस, लीस्ट काउंट क्या है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की यूनिकनेस की वो छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर सके, उससे हम लोग कह रहे होंगे लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट में बेसिकली हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि जितना ज्यादा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा वो हमें प्रिसाइज वैल्यू देता है। ठीक है, हमने अक्सर और हमेशा सुना है कि माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर से अच्छा है। माइक्रोमीटर क्यों अच्छा है वर्नियर कैलिपर से, माइक्रोमीटर इसलिए अच्छा है आपके पास वर्नियर कैलिपर से क्योंकि हमारे पास जो माइक्रोमीटर है, ओके, उसका लीस्ट काउंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू हमारे वर्नियर कैलिपर से, तो वो ज्यादा अच्छी वैल्यू हमें देता है और ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है। अब जो डिवाइस ए है, उसका लीस्ट काउंट हमारे पास 0.5 है, यानी कि 0.5 के बाद 0.1 गिनेगा। ओके, फिर कितना गिनेगा, 0.5 के बाद ये 0.1 गिन रहा है। ओके, फिर क्या गिनेगा, फिर ये बेसिकली आपके पास जो है वो 0 पॉइंट सॉरी 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 0.5 है, ठीक है, फिर ये आपके पास 0.5 और गिनेगा तो ये 1 हो जाएगा, फिर आपके पास ये 0.5 और गिनेगा तो ये 1.5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से गिनेगा, बीच की वैल्यू कोई नहीं गिनेगा ये। ठीक है, अगर मान लो 1.3 आ रही है तो या तो इसको 1 ले लेगा या तो 1.5 ले लेगा, तो आपके पास वैल्यू खराब हो जाएगी ना। अब देखो 0.5 है, 0.5 है, ये क्या करेगा, 0.1 को कैलकुलेट करेगा, फिर 0.1 बन जाएगा। ठीक है, फिर 0.1 में आपके पास जो है 0.5 ये और गिनेगा तो 0.15 हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो है ये वैल्यू ज्यादा अच्छी है एज कंप्यूटर का 0.5 से। जो बी है, बी का लीस्ट काउंट आपके पास है 0.05, तो बी आपके पास ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू आपके पास ए से, क्योंकि लीस्ट काउंट से ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8। डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। देखो सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की डायमेंशन तो आप याद कर लो, एम एल टी माइनस टू होती है, और लेंथ की डायमेंशन आपके पास एल होती है।
ये एल ऊपर जाएगा तो आपके पास बन जाएगा एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई पे आपके पास एल की पावर माइनस का वन, बेसिक सेम पावर एड्स तो आपके पास एम टी माइनस टू, इसका जो है आपके पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमिन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द नंबर 23.02। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी जो जीरोस है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं, चाहे वो डेसिमल में आ रहे हैं, ओके, लेकिन वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं, तो वो नॉन जीरोस आपके पास जो है कंसिडर होते हैं। ओ सॉरी, जितने भी हमारे पास जीरोस हैं, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं तो वो आपके पास जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उनको कंसिडर किया जाता है, ओके। अब जितने भी जीरोस आपके पास राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं, अगर उनके अंदर पॉइंट नहीं लगा हुआ, ओके, तो वो बेसिकली आपके पास जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर होते हैं। जितने भी जीरोस राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं लेकिन पॉइंट लगा हुआ है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर होंगे। जितने भी जीरोस आपके पास जो है टू नॉन जीरोस के बीच में आ रहे हैं तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर होंगे। तो इस केस के अंदर आपके पास जो फोर है वो आपके पास का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रुथ टेबल इज गिवन फॉर। अब आपके पास ये ट्रुथ टेबल गिवन है, लॉजिक गेट्स में आपने बताना है कि इनमें से कौन सा है। देखो एंड गेट क्या काम करता है, एंड गेट ना आपके पास मल्टीप्लाई का काम करता है। एंड गेट का काम करता है, एंड गेट जो है वो बेसिकली आपके पास मल्टीप्लाई का काम करता है। आपके पास जो और गेट है वो आपके पास एडिशन का काम करता है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये है कौन सा गेट। अब देखो आपके पास ए जीरो है, आगे पास बी जीरो, ठीक है। तो अगर उसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो यहाँ पे हमारे पास जीरो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ जीरो नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जीरो नहीं है तो ये आपके पास एंड गेट नहीं है। ओके, तो उसको प्लस कर लेते हैं। तो देखो जीरो प्लस जीरो आपके पास आंसर आता है जीरो। तो अगर यहाँ पे आपके पास जीरो होता तो ये आपके पास और गेट हो जाता, ठीक है। तो ये आपके पास और गेट भी नहीं है, यहाँ पे आंसर है वन। अब नैन गेट में क्या होता है, नैन गेट में ये होता है कि आपके पास जितने भी एंड गेट के आंसर्स है ना, अगर आप उनको उल्टा कर लोगे तो आपके पास नैन गेट बन जाता है। नॉर गेट क्या होता है, जितनी भी और गेट के आंसर हैं अगर उसको उल्टा कर लोगे तो नॉर गेट बन जाता है। अब देखो नैन गेट के अंदर ये है कि आपके पास एंड गेट के आंसर को उल्टा करना है तो नैन गेट बनता है। अब आपके पास एंड गेट के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होती है। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो आपके पास बन जाएगा यहाँ पे जीरो। अब इसके आंसर को उल्टा करोगे तो नैन गेट बनेगा, ये हो गया वन, ठीक है। अब इसका मतलब ये कि यहाँ ठीक है। अब जीरो मल्टीप्लाई बाय वन कितना होगा, जीरो होगा। अभी एंड गेट है, इसको एंड गेट का उल्टा करोगे तो नैन गेट बनेगा, ठीक है। अब जीरो मल्टीप्लाई वन जीरो होता है, अब जीरो का उल्टा करो क्या बनेगा, वन, तो ये नैन गेट बन रहा है। और यहाँ तक तो आपके पास दो रो तक तो आपके पास जो है ये नैन गेट बन रहा है। अब वन मल्टीप्लाई बाय जीरो आपके पास जीरो, अब इसके आंसर को उल्टा करो क्या बनेगा आपके पास, वन बनेगा। इसका मतलब ये है कि नैन गेट तो यहाँ तक सेटिस्फाई हो रहा है। अब नीचे आ जाते हैं, वन मल्टीप्लाई बाय वन आपके पास आंसर आता है वन, ओके। लेकिन ये नैन गेट है, नैन गेट के अंदर आपके पास जो है वो एंड गेट के आंसर्स को उल्टा करना होता है। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है जीरो। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है नैन गेट, वो इसका राइट आंसर है। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट के वो एमसीक्यूज जो कि यूईटी के पास पेपर्स में आए हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।